इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ फंडामेंटल्स आते हैं और उन फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको फ्लुएंसी बढ़ानी है या इंग्लिश ग्रामर में मास्टर होना है तो ये फंडामेंटल्स आपको बहुत डीपली कवर करना ही पड़ेगा। इन फंडामेंटल्स में 4 टॉपिक आता है: सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप जब तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, यकीन मानिए आगे जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, चाहे आप एक्टिव पढ़ लीजिए, पैसिव पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए या टेंस पढ़ लीजिए, उनमें आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक इन फंडामेंटल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इन फंडामेंटल्स के एक टॉपिक के ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर। आज हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप पहचानेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनते हैं। तो हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, 7-8 सेंटेंसेस में लिखकर देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेंटेंस में कैसे हम लोग सब्जेक्ट पहचाने। बोर्ड पे देखिए मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिखा है जो बहुत ही साधारण सेंटेंस है। हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक क्लास है, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, मैं मान कर चल रहा हूँ, इसलिए एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। जब आप इस हिंदी के वाक्य में पहचानने लायक हो जाएंगे, बहुत अच्छे से पहचान लेंगे, तब आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में भी इसी तरीके से पहचान पाएंगे। मैंने यहाँ लिखा है आकाश साइकिल चला रहा है। अगर मैं एक रेफरेंस के तौर पे अगर इसका इंग्लिश लिख भी दूँ, जैसे आकाश इज राइडिंग अ साइकिल, तो ये इंग्लिश का सेंटेंस है, पर मुझे अभी कुछ नहीं पता है इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली मुझे इसमें से कोई भी ना तो वर्ड पता चलेगा कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, ना ही मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है। इसलिए अभी हिंदी में देखते हैं। सबसे पहला एक काम करना है कि यहाँ आप ये देखिए कि काम क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्क है वो है चलाना, चलाने का काम हो रहा है। यानी क्या चलाया जा रहा है, साइकिल चलाने का काम। अब बस यहीं से एक क्वेश्चन आप पूछिए कि ये चलाने का काम कर कौन रहा है, ये साइकिल चलाने का काम कौन कर रहा है। आपके पास जवाब अपने आप आ जाएगा कि ये साइकिल चलाने का काम इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आकाश कर रहा है, और यही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा सब्जेक्ट? क्योंकि ये एक काम को करने में लगा हुआ है। यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाला। अब चाहे वो व्यक्ति हो, पर्सन हो, जानवर हो या कोई भी अन्य ऑब्जेक्ट हो, कोई सामान हो, अगर वो कोई ना कोई काम कर रहा है तो वो पर्टिकुलर वर्ड उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में साइकिल चलाने का काम आकाश कर रहा है। अब इसी तरीके से बारी बारी हम लोग 7 से 8 सेंटेंसेस देखेंगे। उसमें हम लोग यही सवाल पूछेंगे कि अगर कोई काम हो रहा है तो काम कौन कर रहा है। आपका सब्जेक्ट का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ये पर्सन इस काम को कर रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट है आपका। अब देखिए बोर्ड पे मैंने 4 सेंटेंस लिखा है। चारों सेंटेंसेस में मैंने ये काम किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है, ताकि हम लोगों को ये इंग्लिश में क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। करना कुछ नहीं है, इन चारों वर्क्स में, इन चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वर्क क्या होता है, यानी वर्ब क्या है इसमें। तो अगर आप हिंदी फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखेंगे, वह मेरे घर पढ़ रहा है, यहाँ काम हो रहा है पढ़ने का। सेकेंड वाले सेंटेंस में देखिए तो यहाँ काम हो रहा है क्रिकेट खेलता, खेलने का काम हो रहा है। अगर थर्ड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहाँ खरीदने, किताब खरीदने का काम हो रहा है। फोर्थ वाले सेंटेंस में देखिए साफ करने का काम हो रहा है। अगर हम इसी का इंग्लिश देख लें तो पढ़ने का इंग्लिश होता है स्टडी, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। ये आईएनजी कैसे आया, कौन से फॉर्म होते हैं, सब
वन बाय वन हम लोग सीरीज में देखेंगे। वर्ब के चैप्टर में हम लोग इसको बहुत डीपली कवर करेंगे। अभी केवल हम लोगों का एक मोटिव रहेगा कि इसमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ब क्या हो रहा है, यानी वर्क क्या हो रहा है। उस वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे कि वो वर्क कौन कर रहा है, और हम लोग का सब्जेक्ट अपने आप पता चल जाएगा। सेकेंड वाले में यहाँ खेलता लिखा है, इसका इंग्लिश में हम लोग प्लेज हो जाएगा इसका। थर्ड वाले सेंटेंस में बाइंग है वर्क, और फोर्थ वाले सेंटेंस में क्लीनिंग है वर्क। अब बस वही क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है। देखिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज डूइंग पर्टिकुलर वर्क, हु इज डूइंग पर्टिकुलर वर्क, हु इज डूइंग पर्टिकुलर वर्क। यानी कि सिंपल से भाषा में कहिए तो उस काम को कौन कर रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है कि पढ़ने का काम इस सेंटेंस में वह कर रहा है, तो ये वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाले सेंटेंस में। ठीक इसी तरह इंग्लिश में अगर देखेंगे तो स्टडी करने का काम इसमें ही कर रहा है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। सेकंड में देखेंगे तो खेलने का काम उसका बड़ा भाई कर रहा है, ये है उसका सब्जेक्ट। इंग्लिश वाले में हिज एल्डर ब्रदर हो जाएगा, यानी हिज एल्डर ब्रदर ये आपका सब्जेक्ट है। थर्ड वाले में देखिए किताब खरीदना, यानी खरीदने का काम कौन कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में देखेंगे रोहन के पिता, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो जाएगा फादर। सब्जेक्ट क्यों होगा ये, इस वाले सेंटेंस में वह सब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये वह जो है पढ़ने का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट। सेकेंड वाले सेंटेंस में बड़ा भाई ही क्रिकेट खेल रहा है या खेलता है, इसीलिए इस सेंटेंस का बड़ा भाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो खरीदने का काम रोहन नहीं कर रहा है, रोहन के पिता यानी रोहन के पापा कर रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट पिता हो जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश में आप देखेंगे ही इज स्टडिंग, स्टडी कौन कर रहा है, ही कर रहा है, यानी ही सब्जेक्ट हो जाएगा। खेलने का काम कौन कर रहा है, हिज एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर हो जाएगा सब्जेक्ट। थर्ड वाले में देखेंगे तो किताब यानी बाई कौन कर रहा है, फादर कर रहे हैं, इसलिए फादर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप फोर्थ वाले सब सेंटेंस में देखिए तो कमरा साफ होना काम हो रहा है, पर ये साफ कर कौन रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है हम लोग कर रहे हैं, हम लोग, यानी कि फोर्थ वाले सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसका इंग्लिश देखेंगे तो क्लीनिंग का काम करने वाला वी है, यानी इसलिए इंग्लिश वाले सेंटेंस में वी सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग इन चार सेंटेंसेस में देखें कि सब्जेक्ट कौन होता है एक क्वेश्चन के बेसिस पर, और वो क्वेश्चन था कि अगर सेंटेंस में वर्क हो रहा है तो वो वर्क कौन कर रहा है, डूअर कौन है उस एक्शन का, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन यही पूछना है कि जो भी हु और व्हाट का आंसर दे दे, यानी इंग्लिश में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो वर्ड का आंसर ढूंढा जाता है, हु और व्हाट। अगर इन दो वर्ड का कोई भी आंसर दे दिया वही वर्ड आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 4-5 सेंटेंसेस और देखते हैं और यही सेम काम उसमें रिपीट करते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए ये 3 सेंटेंस और लिखा है मैंने। फिफ्थ वाले में देखिए रवि तुम्हें देख रहा है, रवि इज सीइंग यू। हम लोगों के अध्यापक, अध्यापक मतलब शिक्षक, विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ आप स्कूल भी लिख सकते हैं। आवर टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल। इस दुकान के ग्राहक पैसा दे रहे हैं। कस्टमर्स ऑफ दिस शॉप आर गिविंग मनी। वही सेम काम करना है, वही सवाल पूछना है, हु इज़ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी काम अगर हो रहा है, वर्क अगर हो रहा है, वर्ब लिखा है, तो वो कर कौन रहा है। पहले आइडेंटिफाई कीजिए फिफ्थ वाले में काम क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है।
सिक्स्थ वाले में विद्यालय जाना यानी जाने का काम हो रहा है। सेवेंथ वाले सेंटेंस में पैसा देना यानी देने का काम हो रहा है। अगर आप इसका इंग्लिश में देखेंगे तो सीइंग ये वर्क हो गया, ये वर्ब हो गया, गोइंग वर्ब हो गया और गिविंग वर्ब हो गया। क्वेश्चन आप यहाँ पूछिए कि देखने का काम कौन कर रहा है। इस सेंटेंस में रवि कर रहा है, यानी इस फिफ्थ वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट रवि हो जाएगा। ठीक उसी तरह इंग्लिश में यहाँ पे रवि हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वर्क कर रहा है उस सेंटेंस में। हम लोगों के अध्यापक विद्यालय जा रहे हैं, जाने का काम कौन कर रहा है? तो हम लोगों के अध्यापक, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। यानी इस वाले इंग्लिश वाले में आवर टीचर्स, टीचर्स हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये टीचर्स एक काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं। सेवेंथ वाले सेंटेंस में देखिए पैसा देने का काम हो रहा है और दे कौन रहा है? इस दुकान के ग्राहक, ये ग्राहक दे रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इंग्लिश वाले में कस्टमर्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या, अब अभी 3-4 सेंटेंस और देखेंगे जिसमें क्या होगा कि उसमें वर्क नहीं रहेगा। इन सारे सेंटेंसेस में अभी तक जितने 7 सेंटेंस था उसमें एक पर्टिकुलर वर्क दिया था और उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हु इज़ डूइंग दैट वर्क, उससे हम लोग सब्जेक्ट पता कर ले रहे थे। अब जो 3-4 सेंटेंस आगे लिखेंगे उसमें वर्क नहीं रहेगा, उसको देखते उसमें कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट कौन है। उन 7 सेंटेंसेस के बाद ये 4 एक्स्ट्रा और लिखा हूँ मैंने। इसमें ध्यान ये देना है कि यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति की पहचान बताई जा रही है, यानी आइडेंटिटी बताया जा रहा है। अब इस सेंटेंसेस में भी वही, वहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे हु इज़ डूइंग दैट वर्क, यहाँ पूछना है कि यहाँ पे गायक कौन है। यानी अगर कोई पहचान बताया जा रहा है तो हु इज सिंगर। मैंने पहले ही बोला है कि केवल 2 वर्ड के आंसर अगर आपको मिल रहे हैं, हु और व्हाट, वही वर्ड जो इसका आंसर दे दे वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। यानी इस सेंटेंस में कोई वर्क तो हो नहीं रहा है, कोई व्यक्ति काम, जैसे यहाँ अनुराग है, कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि अनुराग की पहचान बताई जा रही है कि वो इस वक्त क्या है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है वो इस वक्त गायक है, यानी अनुराग एक गायक है। ठीक इसी सेंटेंस में 9th वाले में देखिए तुम्हारा बड़ा भाई एक नामी वकील है, वकील बोला जा रहा है। 10th में हम लोग इस विद्यालय के छात्र हैं। 11th रोहन का मित्र इस घर का किराएदार है, यानी गायक सिंगर हो गया, वकील नामी वकील फेमस लॉयर, विद्यालय के छात्र स्टूडेंट्स हो गए। अब यहाँ लिखा हुआ है रोहन का मित्र इस घर का किराएदार है, किराएदार को इंग्लिश में रेंटर कहते हैं। बस वही पूछना है सिंगर कौन है। यहाँ पे अपने आप आंसर आ जाएगा, अनुराग एक गायक है, यानी अनुराग इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। 9th में नामी वकील कौन है? तुम्हारा बड़ा भाई, ये हो जाएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, योर एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट हो जाएगा। 10th में हम लोग इस विद्यालय के छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स, यानी इसमें हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश में वी हो जाएगा सब्जेक्ट। रोहन का मित्र इस घर का किराएदार है, किराएदार कौन है? रोहन का मित्र, यानी रोहन्स फ्रेंड, ये होगा केवल, ये नहीं, ये तो रिलेशन बता रहा है। यानी अगर अभी आपका इसका इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनाया गया है, अभी तो आएगा भी नहीं क्योंकि ये बहुत बेसिक क्लास है। इसी चीज़ को जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप क्लास, इसके आगे सारा चीज़ 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कैसे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है, उससे एग्रीमेंट कैसे होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये सारे सीरीज़ में आएंगे। और आप अगर एक बार उन सारे चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इन 4 सेंटेंस में इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं। इन 4 सेंटेंसेस के बाद अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल के बनता है। यानी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ ले कि किस 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिल के बनता है सब्जेक्ट और कितने रहते हैं सब्जेक्ट, कैसे हम लोग अपने खुद से बहुत सारा सब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको आप सीखने के बाद अपने आप में एबल हो जाएंगे कि ढेर सारा सब्जेक्ट खुद ही बना सकते हैं और खुद से ही पहचान सकते हैं।
तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट को बनाने के लिए। देखिए अब देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट बनता है, किन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट मेनली केवल और केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनेगा, वो है नाउन और प्रोनाउन। अब हम लोग बारी बारी एक एक करके नाउन और प्रोनाउन को उन पार्ट्स को कवर करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऐसे नाउन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रोनाउन भी बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ जो मैं नाउन पढ़ाऊँगा वो केवल और केवल इंग्लिश स्पोकन के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊँगा। तो नाउन का वो पोर्शन जो मुझे स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज करना है, प्रोनाउन के वो पोर्शन मुझे स्पोकन में जो यूज करना, और साथ साथ इन दोनों का जो प्रयोग करके सब्जेक्ट बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ जान लिया कि सब्जेक्ट दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनता है, एक बनता है नाउन से और एक बनता है प्रोनाउन से। अब इन दोनों चीज़ में कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो स्पोकन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, और प्रोनाउन में कुछ चीज़ ज़रूरी है जो जिनका प्रयोग सब्जेक्ट को बनाने में करते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। मेनली जो नाउन है, नाउन में दो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्पोकन के पर्सपेक्टिव से। नाउन ऐसे तो 3-4 काइंड्स के होते हैं, लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक होगा कॉमन नाउन और एक होगा प्रॉपर नाउन। ये दो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बचपन से हम लोग नाउन जान रहे हैं क्या होता है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी चीज़ का। आपके आँख से जो भी चीज़ दिख रहा है, अगर आपने उस चीज़ों का नाम दे रखा है तो वो नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। आप जैसे ही इसको देख रहे हैं तो आप लोगों ने इसको बोर्ड कहा, या दुनिया में इसे वाइट बोर्ड के नाम से जाना जाता है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वाइट बोर्ड नाम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। नाउन के डेफिनेशन में ही यही कहता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स, यानी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, कोई सामान का नाम, कोई रिश्तेदार का नाम या रिश्तेदारी का नाम, कोई अवस्था का नाम, स्टेट का नाम, जहाँ भी नाम आ रहा है वो सब नाउन है। आप चाहे इंसान का नाम ले लीजिए या इन दो इंसानों के बीच में क्या रिलेशन है उसका नाम दे दीजिए, वो सारे नाउन के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस नाउन के पोर्शन को हम लोग देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बनता है केवल दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से, नाउन से और प्रोनाउन से। इन दो के अलावा कोई तीसरे से सब्जेक्ट नहीं बनता है। एक बार अगर आप ये सीख ले कि कौन कौन से पोर्शन और कौन कौन से पोर्शन से हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं या कौन सा पोर्शन सब्जेक्ट में नहीं आता है, बहुत आसान हो जाएगा आपको सब्जेक्ट पहचानने में और सब्जेक्ट बनाने में। देखिए सब्जेक्ट दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलके बनता है, एक है नाउन और एक है प्रोनाउन। हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। आप चाहे इंसानों के नाम ले लीजिए, जानवर के नाम ले लीजिए, बहुत साधारण भाषा में कहा जाए तो आपके आँख से जो भी चीज़ दिख रहा है उसका कोई ना कोई आपने नाम दिया है। वो हर चीज़, वो हर ऑब्जेक्ट नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। चाहे आप इंसान का नाम ले लीजिए, जैसे आकाश, नेहा, ये दो लोगों के नाम हैं। किसी रिलेशन में आ जाइए, रिश्तेदारी में आ जाइए, तो आप रिश्तेदारी में भी एक नाम रखते हैं, फादर, ये एक रिलेशन का नाम हो गया, इसलिए ये भी नाउन हो गया। मदर, ये रिलेशन का नाम है, ये भी इसलिए नाउन हो गया। कोई जानवर, टाइगर है, आप लोगों ने एक पर्टिकुलर नाम दिया ताकि वो बाकी जानवरों से एक अलग पहचान लेकर आए, इसीलिए ये नाउन के कैटेगरी में आ गया। प्लेस, वाराणसी, आगरा, मुंबई, ये सारे जगहों के नाम दिया है, इसलिए नाउन हो जाएगा ये। थिंग, कोई भी वस्तु के नाम, कोई भी सामान का नाम, चेयर, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, फ्रीज, ट्राईपॉड, आप ये सारे नाम देते हैं, ये सारे चीज़ नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा।
सब्जेक्ट मेनली दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, नाउन और प्रोनाउन से बनता है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम बता रहा है, नाम दर्शा रहा है, वो नाउन के कैटेगरी में होगा। अब आ जाइए पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन जो वर्ड रिप्लेस करता है नाउन को रिप्लेस कर देता है, यानी उसको हटाकर एक ऐसा शब्द आता है जो नाउन के लिए ही यूज किया गया है, इसीलिए इसको प्रोनाउन कहा जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो आकाश अगर अपने आप को बोलेगा, आकाश कभी भी हिंदी में अपना नाम लेकर नहीं बोलेगा, ये अपने लिए एक पर्टिकुलर शब्द बोलेगा, वो होगा मैं। अब ये जो मैं बोला उसने, यही इंग्लिश के कैटेगरी में प्रोनाउन हो जाता है। प्रोनाउन का काम क्या है, ये मैं जो है आकाश को रिप्लेस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी ग्रामर पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, जर्मन पढ़िए, हर ग्रामर का एक सिंपल सा रूल होता है कि नाउन को सेंटेंस में बार बार यूज ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि नाउन अगर बार बार आएगा तो वो बहुत ही बेकार लग जाएगा सेंटेंस में। यानी रिपीटिशन से बचने के लिए फिर एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है नाउन के जगह पे, उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हिंदी में ये जो शब्द है मैं प्रोनाउन के कैटेगरी में आएगा, यानी हिंदी में सर्वनाम कहा जाएगा। इसी तरीके से इंसानों के लिए यानी आकाश के लिए बहुत सारे प्रोनाउन यूज होंगे। अगर आकाश खुद से कह रहा है तो वो मैं कहेगा, लेकिन अगर सामने वाला आकाश को कह रहा है तो वो तुम हो जाएगा। और अगर आकाश लड़का है और दो लोग आकाश के बारे में बात कर रहे हैं, तो या तो वो आकाश का नाम लेके बोलें या नाम के जगह एक ऐसा वर्ड यूज कर दे जो उसके लिए ही यूज किया गया है, वह। अगर कोई लड़की के लिए बोला गया तो भी हिंदी में वह ही बोला जाएगा। इसी चीज़ का जो इंग्लिश होता है, मैं का इंग्लिश होता है आई, तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, एक इंसान को भी इंग्लिश में तुम कहा जाए तो यू कहा जाएगा, और हिंदी में तुम लोग कहें तो उसका भी इंग्लिश यू ही होता है। चाहे आप तुम बोलिए तो भी यू होगा, तुम लोग बोलिए तो भी यू होगा। अगर आप लड़का के लिए वह बोल रहे हैं तो ही हो जाएगा, और अगर आप किसी लड़की के लिए वह बोल रहे हैं तो सी हो जाएगा। ये जो वर्ड है ये कर क्या रहा है, ये नाम को रिप्लेस कर रहा है, नाम को हटा दे रहा है, और इसीलिए ये प्रोनाउन कहा जाएगा और ये नाउन कहा जाएगा। हमें ये दो क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा, अब अगर मैं तुम वह है तो अगर दो लोग हैं एक साथ तो वो लोग अपने लिए हम लोग एक ऐसे शब्द का यूज करेंगे, और इंग्लिश में हम लोग को बोला जाता है वी। इसी तरीके से एक बोला जाता है वे लोग, और वे लोग हो जाएगा इंग्लिश में दे। और अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो यह बोल दिए तो इट कहा जाएगा। यानी ये जो वर्ड है आपका, ये प्रोनाउन हो गया, और ये जो वर्ड है ये आपका नाउन हो गया। सब्जेक्ट बनाने के लिए प्रोनाउन के कुछ और पार्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उनमें से पहला पार्ट ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन के हम लोगों को दो पार्ट पढ़ने हैं, एक होगा पर्सनल प्रोनाउन और एक होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट बनाने में, जिनमें से ये जो आई यू वी दे ही सी इट देख रहे हैं, इसको आप पर्सनल प्रोनाउन के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, आपको ये नहीं भी याद रहे कि इसको पर्सनल बोला जाता है या पॉजेसिव, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पोकन में नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट के नाम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इसके अप्लाइड वर्जन इम्पॉर्टेंट है। यानी आपको मैं का इंग्लिश आई आना चाहिए, और इसका पॉजेसिव क्या होता है ये आना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप बहुत इजी वे में सब्जेक्ट को बना सकते हैं। दूसरा, अब पढ़ते हैं पर्सनल के बाद पढ़ते हैं पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब एक बहुत साधारण सा होता है,
अधिकार। पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कौन सा चीज़ आपका है, कौन सा सामान आपका है, कौन सा सामान आपका नहीं है। अगर कोई आपके घर के सामने आके पूछे ये घर किसका है, तो आप जवाब देंगे ये घर मेरा है। तो ये घर मेरा है, जो मेरा शब्द आपने बोला वही अधिकार दिखला रहा है, यानी वही पॉजेशन दिखला रहा है। इस पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट बनाने में। तो अब देखते हैं कि मैं का पॉजेसिव हिंदी में क्या होता है। तो मैं का पॉजेसिव होता है मेरा। तुम का पॉजेसिव क्या होगा? तुम का पॉजेसिव होगा तुम्हारा। वह का पॉजेसिव लड़का के लिए होगा उसका, लड़की के लिए भी हो सकता है उसका या उसकी। हम लोग का पॉजेसिव होता है हमारा। वे लोग का पॉजेसिव होता है उन लोगों का, उन लोगों का। और यह का पॉजेसिव होता है इसका। यानी आप इसको पहचानने के लिए खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं कि यह किसका है। यह किसका है का जवाब अपने आप आपके पास आएगा कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है, यह उसका है, यह हमारा है, यह उन लोगों का है, यह इसका है। इस तरीके का जो वर्ड आता है इसी को पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि हिंदी में तो ये इससे हमारा काम चल गया, पर इसी सेम वर्ड के लिए इंग्लिश में, इसी सेम शब्द के लिए इंग्लिश में दो वर्ड आता है। दो वर्ड से मेरा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो वर्ड कौन कौन सा है? तो मेरा के लिए जो एक वर्ड आएगा वो होगा माई, और जो दूसरा वर्ड आता है वो होता है माइन। उसी तरह तुम्हारा के लिए एक वर्ड जो आएगा वो होगा योर, और एक वर्ड जो होगा योर्स हो जाएगा। लड़का के लिए अगर आप उसका कह रहे हैं तो पॉजेसिव केस में आएगा हिज, और इस वाले केस में भी हिज यूज होगा। लड़की के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो होगा हर, और इस केस में हो जाता है हर्ष। जहाँ जहाँ आर आ रहा है ना वहाँ वहाँ एस लगा दिया जा रहा है। ठीक उसी तरह हमारा का इंग्लिश होगा आवर, और इस वाले केस में हो जाता है आवर्स। हम उन लोगों का इंग्लिश होगा दियर, और इस वाले केस में हो जाता है दियर्स। इसका को बोलते हैं इट्स, और इसका ये वाला केस नहीं बनता है। अब ये वाला केस है क्या? इसका तो कुछ ना कुछ तो नाम होगा इंग्लिश में। ये एक्चुअली जो हम पॉजेसिव प्रोनाउन बोल रहे हैं वो एक्चुअल में पॉजेसिव प्रोनाउन ये वाले हैं, ये हैं सारे। और तब ये क्या है? तो ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इतना इस जार्गन में नहीं जाना है कि ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाने के लिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता है। एक्चुअल में ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पर याद रखिए कि ये बस आपको याद रखना है कि मेरा का माइन भी होता है और तुम्हारा का योर्स भी होता है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो ये यूज़ नहीं होगा, ये ज़्यादा यूज होगा। माई, योर, हीज, हर, आवर, दियर, इट्स, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट काम को करने वाला व्यक्ति होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट किन दो चीज़ों से मिलके बनता है? तो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से मिलके बनता है। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं नेमिंग वर्ड्स होता है, किसी भी चीज़ का नाम दर्शाता है, चाहे वो इंसान का हो, रिलेशन का हो, एनिमल का हो, प्लेस का हो या थिंग का हो। इसी तरीके से जो प्रोनाउन है आपका, प्रोनाउन क्या करता है कि इसी नाउन को रिप्लेस कर देता है, यानी इसी नाउन को हटाकर उसके जगह पर आ जाता है। अब नाउन को हटा के जगह पे आ रहा है तो कोई ना कोई वर्ड यूज कर रहा है। ये सारे वर्ड्स आपको हिंदी में यूज किया जाता है इस नामों के जगह पर। ये उसी इंसान के लिए ही यूज किया गया है। ये हिंदी में हुआ तो हिंदी में मैं का इंग्लिश होता है आई, यू, ही, सी, वी, दे, इट।
इन सारे का इंग्लिश आपको याद रहना चाहिए, याद कर लीजिएगा। प्रोनाउन में मेनली हमें 2 ही प्रोनाउन पढ़ना है, खासकर सब्जेक्ट बनाने के लिए, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है या इसी को हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। दोनों में से कोई आप कह सकते हैं, पर स्पोकन इंग्लिश के टर्म में आप इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी यह चीज़ किसकी है, तो आपका जवाब आता है यह मेरा है, यह उसका है, ये हम लोगों का है। इसी का इंग्लिश वर्ड होता है, जैसे मैं से इंग्लिश में हिंदी में बनता है मेरा। मेरा के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड होता है। ऐसे देखेंगे तो पॉजेसिव जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है। ये आपका प्रोनाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, पर इसका इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट बनाने में नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट बनाने में। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट किन 2 चीज़ों से मिल के बनता है। याद रखिए कि ये तो सीधा सीधा आ गया, ये 4 ही 5 होते हैं। सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट बनेगा, जो अनलिमिटेड बन सकता है, वो इसका यूज करके होता है। और आपको, अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो इसका यूज आप बहुत अच्छे से करना जान जाइए। इसके यूज से बहुत सारा सब्जेक्ट बना सकते हैं आप। जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसके यूज से एक अलग सब्जेक्ट बनाते हैं, जो इस ये नहीं रहता, एक अलग ही सब्जेक्ट रहता है। इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। मेरा के लिए 2 वर्ड आता है, जिसमें से ये आपको सब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ नहीं होगा, पर आपको आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में इसका भी यूज़ होता है। सब्जेक्ट बनाने में केवल और केवल इसका यूज़ होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करके हम लोग एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि आई जो है सब्जेक्टिव होता है और माई, योर, आवर पॉजेसिव केस होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे अनलिमिटेड सब्जेक्ट इससे बना सकते हैं, क्योंकि आपके सेंटेंस में केवल ये ही वाला यूज़ नहीं होगा। आपके सेंटेंस में अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट बन के आएगा, और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखिए कि नाउन जो है, जो हमने बताया था कि नाउन मेनली 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पोकन के पर्सपेक्टिव से। नाउन के 2 काइंड, एक है कॉमन नाउन और एक है प्रॉपर नाउन। अब इनमें से, इन दोनों में से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके स्पोकन के लिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो अगर आपने यूज किया तो वो दुनिया में जितने वैसे हैं उन सभी के लिए आ जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह दें डॉक्टर, तो मैं केवल भारत के डॉक्टर के बारे में नहीं कह रहा हूँ। एक वर्ड मैंने लिखते दुनिया के सारे वो व्यक्ति जो इस कैटेगरी के हैं इसमें आ जाएंगे, जो सभी जगह पाए जाते हैं, उनके लिए ये कॉमन हो गया, कॉमन टू एवरीवन। इसीलिए इसका कॉमन नाउन नाम रखा गया। ये कॉमन क्यों है? क्योंकि आपने एक नाम दिया और इस कैटेगरी के जितने लोग होंगे आप उन सारे लोगों को एक वर्ड से बोल दिए। फॉर एग्जांपल एक और अगर ले लिया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्लेयर, तो मेरे मोहल्ले में खेलने वाला कोई लड़का वो भी प्लेयर हो जाएगा। आपके शहर में जो लड़का खेल रहा है वो भी प्लेयर होगा। इंडियन क्रिकेट टीम का एक प्लेयर वो भी हो जाएगा। पड़ोसी देश का भी कोई लड़का प्लेयर होगा। यानी मैं एक वर्ड लिखा और इस वर्ड में दुनिया के सारे लोग जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं वो सारे लोगों के लिए मैं कह दिया। इसीलिए इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। यानी एक वर्ड देने के बाद इस प्रकार के जितने लोग हैं उन सभी को मैंने कह दिया। ठीक उसी तरह टीचर, टीचर मैंने जैसे ही बोल दिया दुनिया के हर स्कूल के व्यक्ति को मैं कह दिया जो पढ़ाने में लगा हुआ है, वो सारे व्यक्ति के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर दिया, टीचर। यही होता है आपका कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जनरली देखा जाए तो सारा चीज़ होता है, जैसे मोबाइल। अब मोबाइल
हो गया, तो ये भी कॉमन नाउन है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने ले लिया शूज़, अगर मैंने शूज़ बोल दिया, ये भी कॉमन नाउन है, तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, तो शूज़ में से इसके ब्रांड को आप अगर ब्रांड का नाम ले ले, इसके ब्रांड को निकाल लीजिए, जैसे नाइकी, पूमा, एडिडास, बाटा, ये सारे जूते के ब्रांड हैं। यानी अब ये मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन जैसे प्लेयर मैंने कह दिया, तो प्लेयर में विराट कोहली आ जाएगा, रोहित शर्मा आ जाएगा, ये सारे लोग प्लेयर कहलाएंगे। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। पर मैं एक वर्ड ऐसे कहा, इनमें सारे लोग आ गए, वो कॉमन नाउन हो गया। सब्जेक्ट बनाने के लिए ये कॉमन नाउन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यानी अब मैं इसीलिए कॉमन नाउन पढ़ा दिया, क्योंकि अब जो मैं बता रहा था बार बार कि इससे हम लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इससे इसको जोड़ के बहुत सारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बनाते हैं। अब वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से वर्ड से हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये सारे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, फ्रेंड, टीचर। अब इसका और इसका जोड़ के हम लोग एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे आपको कुछ करना नहीं है, इसके बगल में बस माई लिख दीजिए और ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट बन गया, माई फादर यानी मेरे पापा। मैं यही चीज़ कह रहा था कि अगर आप माइन लगाते तो माइन के साथ ये यूज़ नहीं होता, इसीलिए सब्जेक्ट बनाने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका एक अलग से सब्जेक्ट बन गया माई फादर। अब क्या करना है फॉर द प्रैक्टिस, हम ये कह रहे हैं कि बस माई को जोड़ते जाइए इसके साथ। माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई सन, माई डॉटर, माई फ्रेंड, माई टीचर। यानी मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दोस्त, मेरे शिक्षक। ये आपका एक अलग सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, ये सारे सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको सब्जेक्ट में दो चीज़ बड़ा ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक है या एक से ज़्यादा है। अगर वो एक है, जैसे कि ये लेफ्ट वाले सारे, ये सिंगल व्यक्ति हैं, सिंगल पर्सन है, इसीलिए ये सिंगुलर के नाम से जाने जाएंगे। यानी आपका सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ये एक से ज़्यादा है, ये वाले, इसीलिए ये प्लूरल के नाम से जाने जाएंगे। यानी सब्जेक्ट में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जो आप जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक है या एक से ज़्यादा है। अगर एक है तो वो सिंगुलर हो गया और एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो गया। यानी माई फादर एक सब्जेक्ट है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। माई मदर एक सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ माई ब्रदर्स, मेरे भाई लोग, यानी मेरे एक से ज़्यादा भाई है, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब माई के साथ इतने सब्जेक्ट बन गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक यही काम आप योर के साथ लगा दीजिए, तो आपका एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा। योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर सन। यानी कि इस तरीके से भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके पापा तो हो जाएगा हिज फादर। अगर पापा किसी लड़के के हैं तो हम लोग बोल देंगे हिज फादर, और अगर ये पिता किसी लड़की के रहेंगे तो हम लोग बोल देंगे हर फादर, हर ब्रदर्स, हर सिस्टर्स। इस तरीके से आप पूरे सब्जेक्ट को बना सकते हैं। यानी आप सब्जेक्ट पे अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले यही ध्यान दीजिए कि वो सब्जेक्ट एक है या एक से ज़्यादा है। ये पूरा आपका सब्जेक्ट का पोर्शन हुआ जिसमें हम लोगों ने देखा। जैसे अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख दूं बगल में, मेरे पिता खाना खा रहे हैं।
और मैं अगर इसका इंग्लिश लिखूं, माई डैड इज़ टेकिंग लंच, यानी यहाँ पे काम ये हो रहा है टेकिंग, और कर कौन रहा है, माई डैड, इसीलिए माई डैड आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, कोई प्रोनाउन, ये प्रोनाउन और कॉमन नाउन के हेल्प से एक अलग नाउन, एक अलग सब्जेक्ट बना हुआ है। ये आपका पूरा जो वीडियो बना, इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है और किन दो चीज़ों से मिल के बनता है।